सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर संसाधन और विकास। और इससे पहले दोस्तों मैं 6, 7, 8 और 9th की एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी आईएएस विद धर्मेंद्र जाखड़। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर सभी पीडीएफ का फ़ायदा उठा सकते हो जो भी मैं लेसन पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, इथिक्स के वीडियो और ऐसे राइटिंग की वीडियो फ्री में आप दे सकते हो। पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, आपको निश्चित रूप से यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि 10th क्लास की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी वाली, इसका मेंस की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसको पढ़ते समय मैं बताऊंगा कि मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए और प्री में भी कैसे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संसाधन क्या होते हैं। तो दोस्तों, संसाधन होते हैं जो मानव के काम आए। तो एक विद्वान ने कहा भी, एक बड़े विद्वान ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है, बल्कि मानव अपनी बुद्धि, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रकृति के साथ जो क्रिया करता है ना, संसाधन बनाता है। अर्थात संसाधन वो है जो मानव के काम आए। जैसे मंगल ग्रह पे कोई खनिज संसाधन हो, लेकिन वो हमारे लिए उसका कोई यूज में नहीं है, तो वो संसाधन नहीं है। ठीक है, संसाधन वो है जहाँ तक हमारी पहुँच है। जैसे सागर के अंदर बहुत सारे खनिज हो सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वो हमारे लिए संसाधन भी नहीं है। भविष्य के संसाधन हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको हम यूज में नहीं ले रहे हैं, तो संसाधन भी नहीं है। सामान्य परिभाषा यही है। ठीक है, और आगे डायग्राम है कि प्रकृति, और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं और मानव मिलकर क्या करते हैं, संसाधन बनाते हैं। इनकी आपसी क्रिया ही संसाधनों का निर्माण करते हैं। संसाधनों को यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है। एग्जाम में उतना कोई खास है नहीं, नॉर्मल वर्गीकरण एनसीईआरटी की बुक में किया गया, पता होना चाहिए। जैसे उत्पत्ति के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जैव संसाधन यानी जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अजैव यानी चट्टाने जैसे कोयला वगैरह हो गया, या अन्य खनिज संसाधन हो गए उत्पत्ति के आधार पर। समाप्यता के आधार पर यानी जिनकी समाप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे नवीकरणीय संसाधन, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल संसाधन, इनको क्या कर सकते हैं, ये पुनः रिचार्ज हो सकते हैं, ये कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। अनवीकरण संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले हैं। स्वामित्व के आधार पर भी व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय 3-4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें तो किसी भी राष्ट्र से 200 नॉटिकल मील सागर के आगे, नॉटिकल मील सागर के आगे, जैसे इंडिया हमारा है, ठीक है, यहाँ से सागर में 200 नॉटिकल मील के बाद में हमारा क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। यानी जैसे हिंद महासागर है, या प्रशांत महासागर है, या आप कह सकते हो अंटार्कटिका है, आर्कटिक है, इस पर सभी का अधिकार है। ये वैश्विक संसाधन है। ठीक है, तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि वैश्विक संसाधन कौन से हैं। राष्ट्रीय संसाधन तो आप जानते हो, हमारे देश में कितने खनिज संसाधन हैं, सड़कें हैं बहुत सारे, जैसे हिमालय है, पहाड़, पर्वत, मैदान, सबका अधिकार, पूरे देश का अधिकार होता है इन पर। व्यक्तिगत तो सामुदायिक आप समझते हो, जैसे व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति की जो संपत्ति होती है। ठीक है, विकास के आधार पर हम बात करें तो कुछ है संभावी, यानी जिनका हम अभी मतलब विकास कर रहे हैं, जिनका कुछ विकसित हो चुके हैं और कुछ भंडार के रूप में भी बाकी है। तो एक सामान्य वर्गीकरण है। आगे एक और वर्गीकरण देखते हैं कि संसाधनों को यदि हम सामान्य वर्गीकरण को और देखें तो प्राकृतिक और मानवीय दो आधार पर बांटा जा सकता है। प्राकृतिक में जैसे नवीकरण है या अनवीकरण है। नवीकरण में हम जानते हैं कि जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा, और जैव में हो गया, इसमें नवीकरण में जैव संसाधन, प्राकृतिक वनस्पति भी अपने आप उगती रहती है, जीव जंतु भी पैदा होते हैं। ठीक है, कुछ है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय में कुछ है जैसे पुनर्चक्र जिनका हो सकता है, जैसे धातु वाले या प्लास्टिक है। अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन। ठीक है, और मानवीय में है संरचनाएं व संस्थाएं। मानव भी बहुत सारे संसाधन क्रिएट करता है, और मात्रा और गुणता के आधार पर उनको कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। एक सामान्य वर्गीकरण है जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में काम नहीं आने वाले यहाँ से। इसके अलावा एक चीज़ बहुत जरूरी है कि संसाधनों का विकास और संसाधनों का अध्ययन हम क्यों करते हैं, संसाधनों के संरक्षण की बातें हम क्यों करते हैं। हमने एक चीज़ देखी है कि मानव के लालच ने प्रकृति का काफ़ी विनाश किया है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि आजकल संसाधनों का काफ़ी असमान वितरण हो रहा है, जिसमें गरीब और अमीर की खाई में वृद्धि हो रही है। आप जैसे भी ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट अक्सर चर्चा में रहती है, इनको आप इंटरलिंकिंग करा करो, अपने स्टैटिक टॉपिक को करंट अफेयर के साथ में इंटरलिंकिंग करके एग्जाम में लिखते हो तो आपके मेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये मेरा अनुभव है 3 इंटरव्यू देने का, 3 मेंस पास करने का, कि मैं ऐसा ही करता हूँ। स्टैटिक पार्ट को मैं करंट अफेयर, विशेषकर न्यूज़पेपर के साथ में इंटरलिंकिंग करके अपने आंसर को लिखता हूँ। इसके अलावा संसाधनों के दुरुपयोग के कारण बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई। वैश्विक तापन की समस्याएं खड़ी हो गई है, ग्लेशियर का पिघलना, जैसे हाल ही में उत्तराखंड में देखा गया। द्वीपों की डूबने का संकट पैदा हो गया। ओजोन क्षय के कारण बहुत सारे और भी वैश्विक तापन की समस्या आती है। पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, भूमि के निम्नकरण की घटनाएं सामने आती है। तो ये समस्याएं हो रही है, तो इनका समाधान क्या हो सकता है, इन पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए, जरूर चर्चा करनी चाहिए हमें। जैसे एनसीईआरटी में यहाँ से जो टॉपिक है ये, इसमें समाधान बताया गया है। और दोस्तों, इस टॉपिक से कम 4-5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं 2012 के बाद में ही।
मेरा ये अच्छा खासा अनुभव है प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर, 4 बार पास करने का अनुभव को लेकर, कि एनसीईआरटी से यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, विशेषकर इस टॉपिक से मैं बता रहा हूँ। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से, 3-4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सतत पोषण विकास की जो आवाज़ उठी थी, सतत पोषण विकास का अर्थ क्या होता है? सतत पोषण विकास का मतलब होता है कि हमारा डेवलपमेंट ऐसा हो, यानी प्रकृति से हम इतना ही लें कि जितनी आवश्यकता हो, साथ ही साथ हम भविष्य की पीढ़ी के को भी ध्यान में रखें कि उनके लिए भी संसाधन को हम छोड़ कर जाएं। वो कहलाता है सस्टेन डेवलपमेंट, कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, बिना मतलब ज़्यादा क्षति पहुंचाए, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट हमें करना है। 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में आवाज़ उठी थी संपोषणी विकास की, सतत पोषणी विकास की, और इसमें बात की गई थी पर्यावरण के संरक्षण की, सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं का समाधान की बात की गई थी। इसमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन व जैव विविधता संबंधी भी घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। याद रखना क्वेश्चन स्टेटमेंट ऐसे बनेगा कि जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें किन किन चीज़ों पर चर्चा हुई थी, तो वहाँ पे आप कह सकते हो पर्यावरण के संरक्षण की, भूमंडलीय तापन या वैश्विक जलवायु, जैव विविधता आदि के इन पर बात की गई थी। इसके अलावा भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर भी सहमति बनी थी, और एक एजेंडा 21 की बात की गई थी जो सस्टेन डेवलपमेंट को लेकर बनाया गया है। एजेंडा 21 क्या है? ये यूएन पर्यावरण व विकास सम्मेलन यूएनसीडी 1992 के तहत ब्राजील में भूमंडलीय सतत पोषण विकास के लिए वैश्विक प्रयासों से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी व रोगों से निपटने के लिए एक एजेंडा तैयार किया गया, जो प्रत्येक स्थानीय निकाय द्वारा अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करना था। मतलब ये एक संपोषण विकास को लेकर मुख्य रूप से इस पर बात की गई। यहाँ से प्री में बहुत सारे सवाल आएंगे, मेंस में तो यहाँ से कम ही संभावना है, लेकिन प्री के अंदर यहाँ से कई क्वेश्चन फैक्चुअल मिलान वाले क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और पहले भी आए हैं। आगे ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम संसाधन नियोजन की बात क्यों करते हैं? तो इसका मतलब है कि जैसे हमारे देश में क्या संसाधनों की विविधता है, एक देश से दूसरे कोने में, क्षेत्र के दूसरे कोने में हम देखते हैं अलग अलग संसाधन है, तो संसाधन अलग अलग, तो उनका विकास करना भी आवश्यक है। जहाँ देश के एक भाग में संसाधनों की प्रचुरता है, वहीं दूसरे भाग में कमी है, इसलिए संसाधनों का समुचित विकास होना चाहिए कि एक देश के दूसरे क्षेत्रों में भी संसाधनों का विकास, पहुंच आदि सुनिश्चित होनी चाहिए। देश के अलग अलग भागों में हम जानते हैं अलग अलग संसाधन है, तो उनका प्रचुर संभावना है। क्षेत्रीय विकास की समस्या, हम जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में विकास की अनेक समस्याएं हैं, ये समाधान कैसे हो सकता है? ताकि यदि एक देश के अंदर यदि हम विकास की बात करें तो मुख्य रूप से संसाधन ही उस देश के विकास को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए किसी भी देश के अंदर संसाधनों का विकास और उनको निकालने की प्रक्रियाएं, या एक कह सकते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी प्रबंधन की विधि है जिसके माध्यम से हम संसाधनों का उचित विकास कर देश के सभी भागों में एक समुचित विकास को बढ़ावा दें या सतत समावेशी विकास को बढ़ावा दें। संसाधनों का दक्ष उपयोग करने के लिए हम बात करते हैं संसाधन के नियोजन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भारत में संसाधनों का नियोजन की यदि बात करें तो कई चीज़ें इसमें शामिल है, कि जैसे संसाधनों की जैसे हम संसाधनों के नियोजन की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि संसाधनों की पहचान और मैपिंग की बात करते हैं, सर्वेक्षण की बात करते हैं, संसाधनों के विकास हेतु क्षेत्रीय व राष्ट्रीय योजनाओं के समन्वय की बात करते हैं, और इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और योजना निर्माण की बात करते हैं। अक्सर हम जानते हैं कि नीति आयोग के द्वारा इससे कार्यक्रम बनाए जाते हैं कि किस प्रकार संसाधनों का विकास होना चाहिए। क्षेत्रीय संसाधनों के अनुसार योजनाओं का निर्माण होना चाहिए। दोस्तों जैसे हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है, जैसे ऐसी बात हो ना कि नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम जानते हैं जल विद्युत की संभावना ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम सौर ऊर्जा की रणनीति पर काम क्यों करें? हमें जल विद्युत की रणनीति पर काम करना चाहिए। आप जानते हो लद्दाख की जो समस्या है, जैसे वाटर की समस्या है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्थानीय जो समस्या का समाधान उपलब्ध है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, जो नदियाँ बहती है उनके जल का हम संरक्षण कर सकते हैं जल स्तूप के रूप में, जल बर्फ स्तूप कॉन्सेप्ट वहाँ पे चलिए। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर डेजर्ट है, तो डेजर्ट के अंदर कौन सी योजनाएं काम करनी चाहिए? जैसे वहाँ पे ऊर्जा की हम बात करें तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का अच्छा विकास किया जा सकता है, और साथ ही साथ परंपरागत स्थानीय ज्ञान अनुभव का भी प्रयोग करना चाहिए। वो ज़्यादा सफलता मिलती है कब? यदि हम स्थानीय ज्ञान और अनुभव को यदि योजनाओं में शामिल करें ना, तो निश्चित रूप से उस योजना का क्रियान्वयन सही से किया जा सकता है। ये बातें आप मेंस में लिखा करो, ऐसी बातें। इसके अलावा संसाधन संरक्षण प्रकृति के पास, ये महात्मा गांधी का एक अच्छा कोटेशन है जिनको आप एथिक्स के पेपर में, निबंध के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो, कि प्रकृति के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, किसी के लालच की पूर्ति के लिए नहीं। वैश्विक प्रयासों की यदि बात करें तो सबसे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधन संरक्षण का प्रथम वैश्विक प्रयास किया गया था। ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं, इनको एकदम रट्टा मारना, बार बार रिविजन करना। 1974 में सुमेसर की पुस्तक आई है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। 1987 में ब्रंटलैंड आयोग की कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी सस्टेन डेवलपमेंट को लेकर, और यही रिपोर्ट आगे जाके हमारा साझा भविष्य नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी, या एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, हमारा साझा भविष्य। इसके अलावा 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये भी सस्टेन डेवलपमेंट को लेकर हुआ था। इसके अलावा भारत में भू संसाधन की यदि बात करें तो भारत की कुल भूमि पर 43% मैदान है, 30% पर्वत है और 27% भाग पर पठार है। और यदि भू उपयोगी, ये ऐसा क्वेश्चन क्या होता है मेंस के एग्जाम में आ सकता है कि आजकल ये लैंड यूज में परिवर्तन आ रहा है, कि शहरों में विशेषकर देखा जा रहा है कि शहरों में भूमि उपयोग में परिवर्तन देखा जा रहा है,
तो भूमि उपयोग में परिवर्तन देखा जा रहा है, तो इसके क्या मतलब नुकसान हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे पहले शहरों में क्या था, वनों का विस्तार अधिक था, ठीक है, लेकिन जैसे ही शहरीकरण होने लगा, औद्योगिकरण होने लगा, इनकी डिमांड बढ़ने लगी, हमने क्या किया, जो वहाँ का प्राकृतिक, जैसे हम जानते हैं कि कई शहरों में वहाँ की वेटलैंड है, ठीक है, वनों का विस्तार जो है या झीलें हैं, इनको नष्ट करके उन्होंने बना दिए कंक्रीट के जंगल, कंक्रीट के जंगल बना दिए। इससे क्या हो गया, शहरी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया, और साथ ही साथ जो शहरी जलवायु है, एक नगरीय जलवायु है, उसका भी एक विकास हुआ है, जो कि गर्म जलवायु के रूप में सामने आती है। कई सारी उसमें समस्या, प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। तो यदि आप ऐसे एग्जाम्पल लिखोगे ना, तो एग्जाम में नंबर ज़्यादा आएंगे। और कुछ नहीं ऐसे आते हैं, कुछ नहीं ऐसे आ रहे हैं कि हाल ही में जो है ना भूमि उपयोग में परिवर्तन, जैसे हम जानते हैं कि पहले वनों का विकास अधिक था, आजकल वनों का विनाश ज़्यादा हो गया, तो इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। इसकी वजह से कई प्रभाव सामने आ रहे हैं। आजकल वैश्विक तापन की समस्याओं के कारण ग्लेशियरों का पिघलना की समस्या सामने आ रही है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो भारत की भूमि का हम यदि भू उपयोग देखें, तो मोटा मोटी आइडिया ये है कि भारत की कुल भूमि पर 21% भाग पर क्या है, वन है, ठीक है, और लगभग 50% से अधिक क्या है, अभी शुद्ध रूप से बोया गया हमारा क्षेत्र है, कृषि कृषि क्षेत्र की यदि बात करें तो 50% से अधिक है। इसके अलावा चारागाह क्षेत्र 3% है, प्रति भूमि जिसको छोड़ा जाता है 5% है, कुछ बंजर भूमि है। ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि भारत की भूमि उपयोग क्या है। ये डाटा परिवर्तन होते रहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है, कुछ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये है। थोड़ा सा इसमें एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है, तुलना की गई है कि 1960 के दशक से लेकर 1960-61 से आज यदि हम तुलना करें 2014-15 का यहाँ पर डाटा दिया गया है एनसीईआरटी में कि भू उपयोग में कितना परिवर्तन आया है, तो ज़्यादा कोई खास फर्क आया नहीं है। इसको आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। एनसीईआरटी में जाके इस चैप्टर में डायग्राम देखना कि जैसे कृषि क्षेत्र की यहाँ पे 46% है, यहाँ पे 45% है, लेकिन अभी हाल ही के जो डाटा है 50% से अधिक है। ऐसा करके आप तुलनात्मक रूप से इसको अध्ययन करना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से आप देखोगे कि उस समय बंजर भूमि कितनी थी, उस समय वन भूमि कितनी थी, चारागाह कितना था, आज कितना है, थोड़ी तुलना करके इसको पढ़ने की कोशिश करना। ये आप लोगों पर छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं। जैसे यदि हम देखें कि हम जानते हैं काफ़ी ज़्यादा भूमि का अपरदन होता है। इसमें एक डाटा भी बताया गया है कि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में काफ़ी बंजर भूमि में परिवर्तन हो गई। किस कारण से, 56% इसमें जिम्मेदार है जल के कारण अपरदित हो गई। हम जानते हैं कि नदियों के द्वारा, हिमानी के द्वारा कई प्रकार का मिट्टी का अपरदन होता है, बंजर भूमि बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी का नुकसान होता है। वनों के द्वारा या वनों के अंदर भी ऐसी निम्नलिखित दावानल की घटनाएं होती है। अन्य कारण भी है जहाँ पर कहीं ना कहीं ये होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी है या उपजाऊ जो मृदा है या भूमि है उसको नुकसान होता है। लवणीय सारी घटनाओं के कारण 6% है, वायु द्वारा प्रतिदिन 10% है, मरुस्थल का बदलाव हो रहा है। अन्य घटनाएं जैसे वन उन्मूलन की घटनाएं हैं। इसके अलावा अति पशुचारण की समस्या हम देखते हैं राजस्थान, एमपी, गुजरात में, जिसके कारण डेजर्ट को बढ़ावा मिलता है। खनन के कारण क्या होता है, स्थानीय लोगों को नुकसान होता है। प्रदूषण की समस्या आती है, झारखंड छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने को मिलता है। मरुस्थलीकरण हम जानते हैं कि आजकल विस्तार हो रहा है। अत्यधिक सिंचाई के कारण हरित प्रदेशों में एक चीज़ देखने को मिली है कि वाटर लॉगिंग की समस्या के कारण दलदली भूमि और लवणीय भूमि का संकट देखा जा रहा है। तो ऐसे करके आपको इंटीग्रेटेड रूप से ये मेंस में लिखा जा सकता है। ये जो चीज़ें मेंस के काम की है, ऐसे क्वेश्चन आए तो मेंस में जरूर लिखे आना। मृदा संसाधन, मिट्टी कैसे बनती है, तो मिट्टी के निर्माण में उचावच यानी वहाँ का ढाल कैसा है, वहाँ पर्वत है या पठार है, क्या कौन सी मतलब जनक सेल्स है वहाँ पे, मतलब जलवायु कौन सी है, वनस्पति कैसी है, जैव पदार्थ कौन से हैं, समय और मानव की क्या भूमिका है। इसके अलावा एक चीज़ और देते हैं, मृदा परिस्थिति का। मृदा परिस्थिति का मतलब होता है जैसे ये स्थल है और यदि हम नीचे इस संस्तर में इसका अध्ययन करें, जैसे ये मिट्टी ऊपर, सबसे ऊपर उसमें कौन सी परत है, उसके नीचे क्या है, ऐसे यदि हम लंबवत रूप से इसका अध्ययन करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोइल प्रोफाइल, मृदा परिस्थिति का। जैसे यहाँ पे दिए गए कि सबसे ऊपर, जैसे हम इसको देखें, सबसे ऊपर इसमें देखें ऊपरी संस्तर जो मृदा, जहाँ पर पेड़ पौधे इनकी जड़ें होती है, यहाँ से है ना, ठीक, ऊपरी जो मृदा का संस्तर होता है, जो जिसको हम उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं, वही यहीं सबसे ऊपर होती है। बाद में उनकी नीचे की हो जाती है तो अलग अलग टाइप की चट्टानें मिलती हैं या उपमृदा मिलती है, जिसमें बालू, गाद और मृतिका होती है। इसके अलावा उसके नीचे और जाएँ तो मतलब अधिस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें होती है। सबसे नीचे मूल चट्टान होती है, जिनके कारण चट्टान ये मृदा बनती है। तो ये सोल प्रोफाइल होती है, जिसको हम लंबवत रूप से पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण यदि हम पढ़ें तो मिट्टी के वर्गीकरण में मुख्य रूप से देखें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मेंस और प्री में आ सकते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा कहाँ पे है, जलोढ़ मृदा होती है नदियों की घाटियों में, ठीक है, और ये मुख्य रूप से जो जितनी भी हमारी नदी घाटियाँ वहाँ पे पाई जाती है, इसमें रेत सिल्ट की और मृतिका की मात्रा अच्छी पाई जाती है। ये मृदाएं विशेषकर पर्वतों की तलहटी, मैदानों के द्वार, चो क्षेत्र, इनको थोड़ा आप गूगल रिसर्च करना, ये द्वार और चो क्षेत्र क्या है। वैसे मैदानों के इनके एरियाओं के नाम होते हैं, अलग अलग रीजन में, प्रदेश में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तराई प्रदेश आप जानते हो, जहाँ पे दलदली क्षेत्र है, ठीक है, पर्वत के दक्षिण में,
हिमालय के दक्षिण में, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से दो प्रकार की है, एक हमने पढ़ा था पहले भी कि एक खादर यानी नवीन मृदा, बांगड़ यानी पुरानी मृदा, जहाँ पे कंकड़ ग्रंथियाँ, चूना ग्रंथियाँ मिट्टी के नीचे भाग में पाई जाती है, ठीक है। इनमें पोटास और फास्फोरस की मात्रा या चूना की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। प्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि इस मिट्टी में ये विशेषता है, तो ये कौन सी मिट्टी है, कहाँ कहाँ पाई जाती है। विशेषकर प्री में ऐसे क्वेश्चन आए हैं पहले भी, और आजकल आपने देखा एग्रीकल्चर से 7, 8 या 10, 12 क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे कौन सी कृषि होगी जहाँ पे पोटास फास्फोरस चूना युक्त होगी, जलोढ़ मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन। आप देखो उत्तर भारत में कौन सी मैदानों में कौन सी यहाँ पे फसलें हो रही हैं। गहन कृषि होगी, आप जानते हो अच्छी उपजाऊ मिट्टी है तो गहन कृषि होगी, साल में 3 बार कृषि होगी, 2-3 बार कृषि होगी, अधिक जनसंख्या वहाँ पे पाई जाएगी, परिवहन जाल अच्छा होगा, इंडस्ट्री वहाँ पे अच्छी होगी, सब कुछ सुविधाएं वहाँ पे अच्छी होगी, तो जनसंख्या घनत्व भी वहाँ पे ज़्यादा होगा। और सूखे के क्षेत्र में मृदा क्या करती है, सारी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट मिट्टी है काली मृदा, और ये मतलब जलोढ़ मृदा आप देख सकते हो, ऐसी मतलब अच्छी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे डायग्राम चित्र दिया हुआ है, ठीक है। काली मृदा, काली मिट्टी आप जानते हो जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, ये भारत है, तो काली मृदा का निर्माण हुआ था जब बेसाल्ट लावा का दक्षिण के पठार पर फैला हुआ था। कैसे हुआ था, जब भारतीय भूमि जो है, भारतीय प्लेट है, अफ्रीका से टूटकर अलग हो रही थी, तो रियूनियन हॉटस्पॉट के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी का विस्तार हुआ था, ज्वालामुखी लावा का भारतीय भूमि पर विस्तार हुआ था। उसी क्षेत्र में, बेसाल्टिक क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी कहाँ पे, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, एमपी, छत्तीसगढ़, कृष्णा गोदावरी घाटी में है। और काली मिट्टी की विशेषता है कि ये कपास की कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेगुड़ या रेगुड़ कृषि, रेगुड़ मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके महीन कण होते हैं, नमी धारण करने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, चूने की मात्रा भी इसमें बहुत अच्छी है, लेकिन फास्फोरस की इसमें कमी है। ऐसे ही स्टेटमेंट आएंगे कि इस मिट्टी में ये विशेषता है, इसमें ये कमी है, स्टेटमेंट को पकड़ लेना, टू दी पॉइंट। यही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, और मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है मिट्टी का, किसी भी मिट्टी को लेकर आ सकता है क्वेश्चन। गर्म व शुष्क मौसम में दरारें व चटकन पड़ जाती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए कि कौन सी मिट्टी जो अपने आप जुती हुई प्रतीत होती है, काली मृदा होती है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं बार बार। लाल पीली मृदा, लाल मृदा वहाँ पाई जाएगी दक्कन के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में, रविदार आग्नेय चट्टानों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। लेकिन लाल पीली मृदा जो मिट्टी है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाएगी। लाल रंग क्यों है, क्वेश्चन आएगा, लाल रंग क्यों है, रवेदार आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण। पीला रंग कब होता है, जब जल योजन की समस्या आती है, यानी ज़्यादा दलदली वाले क्षेत्र में पीला रंग होगा। लेटराइट मृदा क्या होती है, लेटराइट मृदा ईंट जैसी, लेटराइट मृदा सिंपल सी बनने की प्रक्रिया ये है कि जैसे ये मिट्टी है, ठीक है, और यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होगी, तो जितने भी लवणीय पदार्थ होंगे ना, जो घुलनशील पदार्थ होंगे, वो नीचे चले जाएंगे, और ऊपर बचेगी आयरन और, यानी ऐसे खनिज जो जल में घुलेंगे नहीं, यानी विशेष तौर पर लोहा इस्पात ऐसे बचेंगे, यहाँ पे लोहे बचेंगे। तो इससे क्या होगा, ये मिट्टी क्या होगी, कड़ी हो जाएगी, है ना। और जब तापमान अधिक होगा, वर्षा अधिक होगी, तो ये कठोर हो जाएगी। कैसी, ईंट जैसी। आपने ईंट देखा होगा ना, ईंट को हम भट्टी में पकाकर मजबूत बना देना, ये अपने आप पकती रहती है। तो लेटराइट मृदा ऐसी होती है, और कहाँ पाई जाती है, विशेषकर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, असम की पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ पे काजू और चाय कॉफ़ी कृषि बहुत अच्छी होती है। और लेटराइट मृदा में देखो निक्षालन होता है, ये प्रक्रिया निक्षालन होती है, यानी जो लवण वगैरह होते हैं ना, वो घुल के नीचे चले जाते हैं, और ऊपर बचता है आयरन तस्त्री बोलते हैं इसको कई बार, ये ठीक है। और कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों बनती है, तो निक्षारण के कारण बनते हैं। और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, क्यों, क्योंकि तापमान अधिक के कारण जो बैक्टीरिया होता है ना, जो कि जैसे पदार्थों को सड़ा गला के उसको नष्ट करता है, बैक्टीरिया आप जानते हो, जीवाणु, वो क्या अधिक तापमान में नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ह्यूमस की मात्रा भी इसमें कम होगी। क्वेश्चन ये आएगा कि लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम क्यों होती है, तो कारण ये होगा, इसका कारण प्रभाव वाले क्वेश्चन आते हैं, और इसको हम रासायनिक उर्वरक डालकर इसको उपजाऊ बना सकते हैं, ठीक है। मृस्थली मृदा, मृस्थली मिट्टी लाल भूरे रंग की होती है, रेतीली व लवणीय होती है, नमकीन झीलों का निर्माण होता है। अक्सर आपने राजस्थान में या गुजरात में देखा होगा कि मिट्टी के अंदर लवण बहुत ज़्यादा है, जब वहाँ पानी भरा होता है तो क्या होता है, लवण जल में घुल जाता है, और जब वाष्पीकरण होता है तो बाद में नमक निकाला जाता है। ऐसा राजस्थान में बहुत अक्सर लवणीय जिले उनमें देखा जाता है। इसमें भी ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि और चूने के संयंत्र का निर्माण होता है, जिससे कि मृदा में जल सेंधन यानी इन्फिल्ट्रेशन का अवरुद्ध हो जाता है, यानी जो ऊपरी मिट्टी है, ठीक है। यहाँ पे तो पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है, पानी की मात्रा कम होती है, तो एक तरह से थोड़ा सा मिट्टी के नीचे में कंकड़ पत्थर या चूना संयंत्र का निर्माण होने लगता है, लेकिन ये अच्छी सिंचाई से उपजाऊ भी होते हैं। हाँ, ये पुराने बांगड़ क्षेत्र भी है, ऐसी बात सही है कि मृस्थली मिट्टी को पुराने बांगड़ क्षेत्र के पुराने समय में नदी की घाटियों के द्वारा यहाँ पे मिट्टी लाई गई थी। वन मृदा पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, नदी घाटियों में दोमट व सिलदार मृदा, अम्लीय व ह्यूमस होती है। तो इसको पीडीएफ को पढ़ना बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और ये इंडिया का मैप आपको पता होना चाहिए, मैप कैसे पढ़ें, और मैप बनाकर प्रैक्टिस कर लो। मैप बनाकर प्रैक्टिस करोगे तो मेंस के एग्जाम में आपके एक्स्ट्रा नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें सबसे यदि इंपॉर्टेंट नदी मिट्टी की बात करें तो ये जलोढ़ मृदा है, ठीक है, ये अभी दिखा रहा हूँ, वो जलोढ़ मृदा है। और जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ नदियों के द्वारा डेल्टा या नदियाँ बहती है, ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है काली मिट्टी का क्षेत्र, काली मिट्टी कहाँ है, जहाँ पे दक्कन बेसाल्ट लावा फैला था, ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तीसरा लाल पीली मृदा, देखो यहाँ पे है, और पर्वतीय मिट्टी यहाँ पे है।
शुष्क मिट्टी जब वहाँ पे जहाँ पे वर्षा भी कम होगी, मरुस्थल या दोमट या बड़े कण वाली मिट्टी होगी, तो ऐसे करके इसको मैप को पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे की मृदा अपरदन व संरक्षण क्या है। तो मिट्टी का आप जानते हो संरक्षण करना क्यों जरूरी है, हमारी खाद्य सुरक्षा पूरी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो मृदा निर्माण व अपरदन की प्रक्रिया दोनों साथ चलती है, सही बात है। यदि अपरदन और अपक्षय होगा तभी तो मिट्टी का निर्माण होगा, लेकिन यदि इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो मिट्टी निर्माण की समस्या की बजाय ये विपदा में बदल जाएगी। कैसे कि मानव क्या करता है, मानव के क्रियाकलापों के कारण वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण, खनन की क्रियाओं के कारण मिट्टी का अपरदन ज़्यादा होने लगता है। पवन, हिमानी जल ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं। बहता हुआ जल मिट्टी को काटकर गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, अवनालिका कहते हैं। ये एक अक्सर आ जाता है कि अवनालिका क्या होता है। अवनालिका जैसे नालियाँ बनी हुई है ना, पानी मिट्टी आएगा, बरसात से बहेगा तो नालियाँ बन जाएगी। और कभी कभी क्या होता है, चंबल नदी के द्वारा भी एक से एग्जाम्पल देखे गए हैं, जिसके कारण बेडलैंड्स का निर्माण किया गया है। जैसे चंबल में आप देख रहे हो, चंबल के बीड में आप देखना किस प्रकार मिट्टी का अपरदन करके क्या किया गया है, मिट्टी का अपरदन करके क्या किया गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कटाव किया गया है, इसलिए वहाँ पे चंबल के बीड बन गए, उनको बेडलैंड भी बोलते हैं। ये अपरदन के कारण ही देखा गया है, ठीक है। इसके अलावा चादर अपरदन, चादर अपरदन कैसे है, जैसे ऊपरी मृदा का पानी के साथ बहना, जैसे ये मिट्टी है और उपजाऊ मिट्टी कभी कभी हम जानते हैं बारिश के साथ या ऐसे बह जाती है, मतलब इसको बोलते हैं चादरी अपरदन। संरक्षण क्या हो सकता है, समोच्च जुताई, जैसे आप देखना समोच्च जुताई मतलब ये पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ऐसे मतलब समोच्च रेखा पर खेत बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी का अपरदन नहीं हो। इसके अलावा पट्टी कृषि भी होती है कभी कभी, जैसे ना खेतों के चारों ओर क्या करते हैं, ऐसे घास या बड़े पेड़ लगाते हैं ताकि खेत के अंदर वायु के द्वारा अपरदन नहीं हो। इसके अलावा पेड़ों की कतार भी लगाई जाती है, पेड़ों की कतार छोटे से लेकर ऐसे होता है ताकि इसमें अपरदन कम होता है। तो ये छोटे छोटे सामान्य हैं, यहाँ से कुछ ना आ सकते हैं लेकिन एग्जाम में। तो ये मृदा अपरदन को रोकने के बहुत सारे प्रयास हैं। तो इस प्रकार हमारा ये लेसन समाप्त होता है। बहुत ही आसान भाषा में हमने समझने की कोशिश की। ये लेसन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ में इनको शेयर करते रहना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना। और इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इनका फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं सभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ाते समय आपको हिंट दे रहा हूँ कि प्री और मेंस के हिसाब से आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।